हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वर्ब के पार्ट नंबर 4 में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अभी तक मैंने वर्ब पढ़ाया है, वर्ब की बेसिक आपको सब बता दिया है। अभी हम कुछ वर्ब पढ़ रहे थे जो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आइए उसी पार्ट को, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सी वर्ब है वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक बात बताना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देखो, एक वर्ब होती है हैंग, ठीक है। दो मीनिंग होती है, ध्यान से समझना। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। HANG, ये भी हैंग होती है, ये भी हैंग होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। इस हैंग का मतलब होता है दोस्तों, इस हैंग का मतलब होता है लटकाना। इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है। ध्यान से समझो, लटकाना और होता है टांगना। लटकाना और क्या होता है? टांगना, ठीक है। जब लटकाना टांगना होगा इस वर्ब का मतलब, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस हैंग का मतलब लटकाना टांगना होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैंग होगी। सेकंड फॉर्म दोस्तों हंग होगी, हंग। जब आप चीजों को लटकाओगे, टांगोगे, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकंड फॉर्म हंग। थर्ड फॉर्म में क्या रहेगी? हंग रहेगी, HUNG, हंग रहेगी। फोर्थ फॉर्म दोस्तों क्या होगी? हैंगिंग होगी, HANGING, हैंगिंग होगी। और फिफ्थ फॉर्म हैंग्स होगी, HANGS, हैंग्स होगी। क्लियर है? यहाँ पर देखो, इस हैंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? फांसी पर लटकाना, है ना। इस इस वर्ब का क्या होता है मतलब? फांसी पर लटकाना। फांसी पर लटकाना बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता चलेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी दोस्तों हैंग्ड रहती है। क्या रहती है? HANGED, हैंग्ड रहती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? इसकी हैंगडी रहेगी, ठीक है। वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ तो आप सेम ही है दोस्तों, हैंगिंग और HANGING, हैंगिंग और, ठीक है, क्या रहेगी? हैंग्स रहेगी। क्लियर है? तो आप मेरी बात समझो, ये तीनों, ये जो वर्ब हैं दोनों का मतलब आपको समझना है। एक हैंग का मतलब लटकाना या टांगना होता है, एक हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना होता है। जब फांसी पर लटकाना होगा, जब हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना होगा, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हैंग्ड होगी, थर्ड फॉर्म हैंग्ड होगी। जब टांगना या लटकाना होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकंड हंग, थर्ड हंग होगी। इसी पे एरर बनता है एग्जाम। आपको पता करना, आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ के फाइंड करना पड़ेगा, मतलब समझ में आ जाता है सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पर हंग का क्या मतलब है, और हमको जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म फिर हमें लगानी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर है ना? क्लियर है? आइए अब हम करते हैं। अब मैं आपको एरर दूंगा, अब आप समझोगे इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? हैंग के दो मतलब होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है भाई। क्लियर? हैंग के आपको दो मतलब समझ में आ गई। आइए अब हम एरर से चीजें और समझेंगे। ये देखो, मैंने आपको मैंने आपको एक एरर दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई एम, आप इसमें एरर बताना। आई एम गोइंग गोइंग टू आई एम गोइंग टू हैव आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री। गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री, CHRIT, क्रिसमस ट्री, in the office, in the office, in the office. So people, people can can hung, HUNG, can hung all the gifts, all the, all the gifts, GIFTS, gifts अपॉन इट। अब आप पहले पढ़ो, इसका मतलब क्या है समझो, है ना। लिफ्ट यहाँ पर क्या मतलब दे रहा है? आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री, मैं जा रहा हूँ क्रिसमस ट्री को लेने के लिए। कहाँ? ऑफिस में, ठीक है। सो पीपुल कैन हंग ऑल द गिफ्ट्स अपॉन इम, अपॉन इट, कि जो लोग होंगे सारे गिफ्ट उसमें टांग सके, इसलिए मैं क्रिसमस ट्री लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हंग मतलब टांगना या लटकाना आ रहा है ना, टांगना या लटकाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर फांसी पर लटकाना तो नहीं आ रहा है। और हमें पता है, कभी भी ये मॉडल्स वर्ब होती है, कैन, कुड, में, माइट, ये 10 बार मैंने आपको बता दिया, मॉडल्स वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर है?
तो जो लटकाने वाला है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हैंग रहती है, और दूसरे वाले की फांसी पर लटकाने की भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम रहती है। तो अभी हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैन के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हैंग लगाना पड़ेगा दोस्तों। कैन हैंग, क्लियर है। यहाँ पर हैंग का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हैंग का मतलब दोस्तों फांसी पर लटकाना नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, लटकाना है, ठीक है। लटकाना है, खाली लटकाना है या टांगना है। यहाँ पर हैंग का मतलब क्या है, लटकाना या टांगना। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। 10 बार चीजें देखोगे ना, कैन आए, कुड आए, इसके बाद तुरंत देखा करो कि कौन सी फॉर्म आ रही है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इतना क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? बहुत प्यार से क्लियर होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो मैं पूरा आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन्हीं को आपको रिवीजन करना है, बाकी फालतू क्वेश्चंस आप मत देखिएगा। जो कंसेप्ट पढ़ा है इसके जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं को आप 2-4 बार देखिएगा। अब देखो फॉर इंडियन, फिर मैं आपको एरर करा रहा हूँ इसका एरर ध्यान से समझिए। 4 इंडियन मैन, 4 इंडियन मैन है, ठीक है। कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ मतलब 4 जो इंडियन के मैन हैं, ठीक है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं गैंग रेप के लिए, मतलब पकड़े गए हैं, वो गैंग रेप किया था उन्होंने, ठीक है। ऑफ गैंग रेप, GANG, गैंग रेप, क्लियर हो गया। एंड मर्डर ऑफ, एंड MUR, एंड मर्डर ऑफ a student in Delhi, murder of a student, STUDENT, murder of a student in Delhi in 2012 have been। अब एक बात बताना, have been यहाँ पर आया है हंग। अब यहाँ पर हंग का मतलब क्या है, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। टांगना लटकाना है या फांसी पर लटकाना है, सेंटेंस पढ़ के समझना है, ठीक है। द फोर, हंग आ गया, फिर लिखा है द फोर वर, द फोर वर हंग, द फोर वर दोस्तों हंग, HUNG, द फोर वर हंग in the capital, in the capital, क्लियर है। हाई सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तिहाड़ प्रिजन, तिहाड़ की जेल में, तिहाड़ प्रिजन मतलब होता है जेल, प्रिजन मतलब होता है दोस्तों जेल, क्लियर हो गया। इन द फर्स्ट एग्जीक्यूशन, इन द फर्स्ट executions in India scenarios, सिनेरियोस, REOS, सिनेरियोस मतलब होता है दृश्य। क्या होता है दृश्य। अब एक बार बताओ, 4 इंडियन मैन है, कन्विक्टेड है, दोषी कन्विक्टेड मतलब दोषी पाए गए हैं गैंग रेप के लिए, एंड मर्डर ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मर्डर के लिए, कहा, दिल्ली में 2012 में। हैव बीन, अब देखो हैव आया, बीन आया, हंग। हैव बीन हंग मतलब क्या वो फांसी पे लटका दिए गए, क्या वो लटका दिए गए। आपको पता है ना, हैव बीन के बाद क्या आएगा, हैव बीन के बाद आएगा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक बात बताओ, फांसी पर लटकाने वाले की थर्ड फॉर्म क्या थी? पहली फॉर्म थी हैंग, दूसरी फॉर्म थी हैंग्ड, दोस्तों हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या थी, हैंग। अगर आप फांसी पर लटका रहे हो, पीछे मैंने पढ़ाया भी है, ध्यान से समझना। ये देखो, एक मतलब होता है फांसी पर लटकाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकंड फॉर्म हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हैंग्ड रहती है। और एक होता है खाली चीजें लटकाना या टांगना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है, उनको दोषी पाए गए हैं और उनको लटका दिया गया है दोस्तों। हैव बीन के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है, तो लटकाने की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन, लटकाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैंग्ड रहती है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक एरर तो आ गई, हैव बीन हैंग्ड,
क्लियर है? एक एरर तो ये आ गई। दूसरी एरर क्या है देखो, द फोर वर हंग। अब एक बात बताओ, द फोर यहाँ पर क्या है कि चारों को लटकाया गया। दोस्तों पैसिव वॉइस है। जब काम देखो खुद तो लटकेंगे नहीं। एक बार बताओ, आपको पता है ना पैसिव वॉइस में बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको बोलते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम नहीं करता, जब सब्जेक्ट पे काम करता है। आप खुद बताओ, जो फोर थे, द फोर वर हैंग, मतलब जो चार दोषी पाए गए थे, कन्विक्टेड पर्सन थे, उनको लटकाया जाएगा ना फांसी पे, उनको लटकाया जाएगा या वो लटकाएंगे किसी को, उनको लटकाया जाएगा। तो उनको लटकाने के लिए बी वर्ब, कहीं पर भी बी वर्ब आती है, पैसिव में स्ट्रक्चर होता है। आपको पता चल रहा है कि उनको लटकाया जाएगा, काम सब्जेक्ट पे अभी हो रहा है, चार मैन पे अभी हो रहा है, तो पैसिव वॉइस होती है। और पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये बी वर्ब लगी है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, सारी बी वर्ब है। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? तो क्या आएगा सही, क्या आएगा, फोर, FOUR, फोर वर। दोस्तों ये हंग नहीं आएगा, ये लटकाने का थर्ड, फोर वर हंग मतलब फोर को लटकाया गया फांसी पे। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, लटकाने की, हैंग्ड रहेगी। तो फोर वर हैंग्ड यहाँ पर सही आएगा। तो यहाँ पर दो एरर थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस का मकसद यही बताना है कि कैसे आप हंग को यूज कर रहे हैं, फांसी लगाने वाले को कैसे यूज कर रहे हैं, कोई भी लटकाने और वाले को कैसे यूज कर रहे हैं। चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये रखता हूं, अब आप खुद समझिएगा और खुद मुझे बताइएगा सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। यहाँ पर बताना, देखो मैंने आपके लिए लिया द कोट वॉच ड्रेंच्ड, DRENCHED, ड्रेंच्ड इन रेन वाटर। जो कोट था वो भीग चुका था, कहाँ, रेन वाटर में, बारिश के पानी में भीग चुका था। फिर आप खुद बताना, आई हैंग्ड, HANGED, आई हैंग्ड इट ऑन द हुक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, कोट जो था भीग चुका था बारिश के पानी में, तो मैंने उसको लटका दिया या मैंने उसको फांसी पे लटका दिया। दोस्तों यहाँ पर हैंग का मतलब जो सेंस आ रहा है, हैंग का जो सेंस, जो मीनिंग है, वो है लटकाना या टांगने का। ठीक है, लटकाना या टांगने का, लटकाना या टांगने का है सेंस। अब एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब लटकाना सेंस हो, जब लटकाना मतलब हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैंग रहेगी, सेकंड फॉर्म हंग रहेगी, थर्ड फॉर्म दोस्तों हंग रहेगी। ठीक है, जब फांसी पर लटकाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैंगी रहेगी, सेकंड फॉर्म हैंग्ड रहेगी, HANGED, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड रहेगी। तो आपको इतना तो पता चल गया, हैंग्ड मतलब फांसी पर लटकाना होता है, ये तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। पता चलेगी ना किस टाइप से एरर पूछा जाता है, पता चल गई। तो एक बात बताओ, आगे आगे क्या दे रखा है सेंटेंस, वॉज, कोट को ड्रेंच किया गया, मतलब कोट भीगा गया, पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। और आपको पता है पास्ट की बात में सब्जेक्ट की बात तुरंत क्या आता है, पास्ट। सब्जेक्ट की बात तुरंत क्या आता है, पास्ट की बात चल रही है, तो सब्जेक्ट है तो तुरंत क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती। अगर वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट की बात तुरंत, तो उससे पहले हैज या हैव लगा होगा दोस्तों। ठीक है, तो तुरंत यहाँ सब्जेक्ट पास्ट की बात चलिए, तो यहाँ पर भी पास्ट की वर्ब आएगी ना, तो लटकाने की पास्ट की सेकंड फॉर्म आएगी ना, सेकंड फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी, आएगी दोस्तों। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, आई हंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई हंग आना चाहिए। क्लियर है, लटकाने की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है, तो और क्योंकि आप खुद भी देखो फांसी पर लटकाने की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो लटकाने की भी सेकंड फॉर्म यूज होगी। और आप दोबारा देख लो, पास्ट में स्ट्रक्चर हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत पास्ट जो आता है, पास्ट में फॉर्म चाहिए हमें, सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो पास्ट आता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आता है, सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पर सही क्या होगा, आई हंग। ठीक है, आई हैंग्ड नहीं हो सकता, फांसी पर नहीं लटका रहा हूँ, तो कोर्ट को लटका रहा हूँ, तो आई हंग यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों अब तो चीजें समझ में आ रही होगी ना, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आपको यहाँ पर कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो। ठीक है, अब मेरी बात समझो, एक मैंने और लिया एरर, मैंने आपसे कहा हैंग यूअर क्लोथ्स, हैंग यूअर क्लोथ्स
CLOTHES, hang your clothes on the on the on the line to dry, on the line to dry। अब ये कह रहा है अपने कपड़ों को फांसी पे टंगाओ या अपने कपड़ों को लटकाओ, क्लोथ को कहा लाइन पे कि वो सूख जाएं, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपसे सजेशन देंगे, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस देंगे, उनको इंपेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। सेंटेंस मैंने पढ़ाए थे क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, और ध्यान ये भी देना है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसका क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, टांगना और फांसी पे लटकाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, तो हैंग लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कह रहा है हैंग यूर क्लोथ ऑन द लाइन टू ड्राई। अरे दोनों की वर्ब फॉर्म, चाहे लटकाने की बात करो हैंगी है, चाहे फांसी पर लटकाने की बात करो हैंगी है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं थी, इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं थी, बस आपको समझाना था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर मतलब क्या लग रहा है कि अपने कपड़ों को टांगो, ना कि फांसी पर लटकाओ। ये जो हैंग आया है ये अपने कपड़ों को टांगने वाला आ रखा है, क्लियर है ना, टांगने के लिए आ रखा है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चीजों को और अच्छे से बारीकी से समझते हैं। देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कोई भी चीज समझा रहा हूँ तो उसके करीबन 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चीजों को अच्छे से रिवीजन करो, यही फिर हम क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं खुद खूब सारे कराऊंगा। अभी फिलहाल अपना कोर्स कंप्लीट करने की सोचो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, एक दो बार नहीं, 2 4 5 6 7 8 बार करो। द सर्वेंट हैंग्ड, अब आप बताओगे द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प, द सर्वेंट हैंग द लैम्प। अब एक बात बताओ, देख के ही आंख बंद करके आप इसको सही करने की कोशिश करना। चलो पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूँ। एक बात बताओ, सर्वेंट ने हैंग किया लैंप वॉल पे। अब लोग बाग इसको सही करके आएंगे, लेकिन आपको सही नहीं करना है ना बच्चा, ये गलत है। क्यों गलत है, हैंग्ड देखो अभी हमने पढ़ा हैंग के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है टांगना और एक मतलब क्या होता है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैंग मतलब टांगना होगा या लटकाना होगा, जब हैंग मतलब टांगना होगा या लटकाना होगा, क्या होगा, लटकाना। तो इसके 3 फॉर्म क्या होते हैं, हैंग पहला क्या होता है हैंग, दूसरा क्या होता है दोस्तों हंग, तीसरा क्या होता है हंग। तो ये तो नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, हैंग लोगों को पता नहीं होगा लेकिन अब आपको पता चल गया है ना। और एक मतलब हैंग का होता है फांसी पर लटकाना, क्या होता है दोस्तों, फांसी। संयम से करो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो वर्ब चैप्टर, फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। अब एक बात बताओ, जब हैंग मतलब फांसी पर लटकाना होगा, इसकी भी 3 फॉर्म होंगी। पहली फॉर्म होगी हैंग, दूसरी फॉर्म होगी हैंग्ड, तीसरी फॉर्म होगी हैंग्ड। अब दोस्तों पास्ट की बात कर रहा है ना। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल, सर्वेंट ने टांगा लटकाया लैम्प को वॉल पे, ना कि फांसी दी। ये जो हैंग्ड है ये तो फांसी वाला है, सेंटेंस तो गलत हो गया, इससे समझ में आया। लेकिन फांसी वाले की सेकंड फॉर्म यूज करी है, तो हम टांगने वाले की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, समझ रहे हो। पास्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ तुरंत क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट का टांगने और लटकाने की सेकंड फॉर्म होगी हंग। तो सही क्या होना चाहिए दोस्तों, द सर्वेंट, द सर्वेंट हंग होना चाहिए। द सर्वेंट हंग द लैम्प ऑन वॉल सही होगा, HUNG, द सर्वेंट हंग यहाँ पर सही होगा। अब तो समझ में आया ना। जिसकी पूछी गई, अब इसकी देखो ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती ना, ये हैंग्ड थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों, अगर हैंग थर्ड फॉर्म होगी इसके पहले हैज या हैव लिखा होगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, समझ रहे हो। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी है, फांसी पर लटकाने की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, टांगने और लटकाने की। तो ये सेकंड फॉर्म दे रही थी तो हमको सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी टांगने और लटकाने की। तो टांगने और लटकाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हंग होती है, तो द सर्वेंट हंग होगा। अब तो आपको समझ में आ गया, अब तो चीजें समझ में आ रही है। अब हमने हैंग हंग से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करो फिर आपको पता चल जाएगा। क्या क्या पता चल जाएगा,
ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, खुद करने की कोशिश करना। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जानना कि एक्टिव है पैसिव है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना। द सर्वेंट हैंग द लैम्प, द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। अरे सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा है, माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्वेश्चन दूसरा है। ये लीजिए क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर दिस क्राइम, फॉर दिस क्राइम, फॉर दिस क्राइम द accused ACCU है यू, ACD, the accused will be hung till death। अब यहाँ पर हैंग का मतलब क्या है यार, अब तो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जा रहा है ना कि इस क्राइम के लिए एक्यूज्ड को, ठीक है, क्या करा गया, टांगा गया, लटकाया गया या फांसी पर लटकाया गया। दोस्तों फांसी पर लटकाया गया, तो फांसी पर लटकाया गया। एक बार बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्यूज को लटका रहे हैं ना, एक्यूज तो नहीं लटक रहा, तो पैसिव वॉइस होगा विल बी, ठीक है, बी के साथ, बी वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पैसिव। पैसिव मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, एक्यूज है, एक्यूज मतलब गुनहगार, गुनाह करने वाला, इसको आप लटकाओगे तब तो पैसिव स्ट्रक्चर आएगा। एक्यूज कोई काम नहीं कर रहा, एक्यूज पे काम हो रहा है, एक्यूज को लटकाया जा रहा है फांसी पर, ठीक है। तो अब आपको लटकाने की थर्ड फॉर्म चाहिए, हंग तो क्या होता है, टांगने की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, आपको लटकाने की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होगी लटकाने की, विल बी, हाँ हैंग, विल बी हैंग्ड होगी, HANGED, बताया था ना। जो लटकाने वाला होता है उसकी तीन फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पहली फॉर्म होती है हैंग, दूसरी फॉर्म होती है हैंग्ड, HANGED हैंग्ड, तीसरी फॉर्म भी हैंग्ड रहती है, तीसरी फॉर्म भी हैंग्ड रहती है। तो यहाँ पर लटकाने वाले की तीसरी फॉर्म क्या आ जाएगी, हैंड आएगी। विल बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पैसिव स्ट्रक्चर होगा। आप खुद सोचो ना कि उस बंदे को, सब्जेक्ट को लटकाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या समझ चुके हैं, अपना पूरा हैंग का खेल समझ चुके हैं। आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास दोस्तों खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जो आपको परेशान करेंगी, तो उसको हम करते हैं, ठीक है। हैंग हो गया, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी चीजें देखते हैं, ठीक है। हैंग के बारे में समझ में आया। ऐसी और वर्ब भी हैं, देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो एक होता है फाइंड, है ना, ये हम कंफ्यूजिंग वर्ब पढ़ रहे हैं सारे, कंफ्यूजिंग वर्ब, ये कंफ्यूजिंग वर्ब जो एग्जाम में आती है और आप लोगों को समझ में नहीं आती, कंफ्यूजिंग वर्ब। एक होता है फाइंड, FIND, एक होता है फाइंड, इसका फर्स्ट फॉर्म फाइंड होता है। सेकंड फॉर्म दोस्तों फाउंड, सेकंड फॉर्म क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों एक फाइंड होता है, इसकी तीन फॉर्म होती है, पहली फॉर्म फाइंड, दूसरी फॉर्म जो होती है फाउंड, और जो तीसरी फॉर्म होती है वो भी फाउंड होती है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तीसरी फॉर्म भी जो होती है वो फाउंड होती है, क्लियर है। एक फाइंड, एक ये होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, FOUND, फाउंड। दूसरी होती है फाउंडेड, दूसरी होती है फाउंडेड, तीसरी होगी फाउंडेड, तीसरी होगी फाउंडेड। फोर्थ और फिफ्थ से मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फोर्थ फिफ्थ भी कर लो यार, लो फोर्थ फिफ्थ, यहाँ फोर्थ फॉर्म होगी फाइंडिंग, यहाँ फोर्थ फॉर्म होगी फाइंडिंग, फिफ्थ फॉर्म होगी यहाँ पर फाइंड्स, यहाँ फोर्थ फॉर्म होगी फाउंडिंग, FOUNDING, फाउंडिंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी FOUNDS, क्लियर है, लो ठीक है। पांचों फॉर्म मैंने बता दी। जब ये फाइंड, ये वाला मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, खोजना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक फाउंड का मतलब होता है खोजना। खोजना को आप कह सकते हो सर्च करना या कुछ सीख करना, सर्च करना या सीख करना, कुछ खोज रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी पांच फॉर्म होगी, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। इस फाउंड का मतलब क्या होता है, स्थापना करना। जब आप किसी चीज की स्थापना कर रहे हो, कोई चीज एस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, बना रहे हो,
कोई चीज की स्थापना कर रहे हो, नींव स्टार्ट कर रहे हो, तो इसकी 5 फॉर्म होगी। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है, स्थापना करना। समझ में आएगी बात नहीं? आज के बाद फाइंड के 2 मतलब पता चल गए। तो जब ये वाला फाइंड होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म फाउंड होगा, सेकंड फाउंडेड, थर्ड फाउंडेड, फोर्थ फाउंडिंग, फिफ्थ फाउंड्स, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये? जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस की मीनिंग से पता चल जाएगा। क्या कोई चीज आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, या कोई चीज आपने स्टेब्लिश करी, कोई चीज आपने बनाई, क्लियर है? जब आप कोई चीज बनाओगे तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब कोई चीज आप एस्टेब्लिश करोगे उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाउंड, सेकंड फाउंडेड, थर्ड फाउंडेड, ठीक है, फोर्थ फाउंडिंग, फिफ्थ फाउंड्स। जब कोई चीज ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग एंड फाइंड्स, खत्म। अब एरर करेंगे इससे और चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इससे एरर करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा, एरर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मैंने आपसे कहा आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, आइए, आवर ऑर्गेनाइजेशन was found, was found, was found 20 years ago, 20 years ago, 20 years ago। अब एक बात बताओ, खुद बताओ, यहाँ पर फाउंड मतलब क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था, ये बी वर्ब आ गई। देख एक बात बताओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया? ऑर्गेनाइजेशन को तो एस्टेब्लिश किया। जब ऑर्गेनाइजेशन पे काम हुआ, और तुम्हें पता है बी वर्ब है, वॉज वर है ना? बी वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो पैसिव स्ट्रक्चर में क्या, बी वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, 10 बार मैंने आपको बताया है। बी वर्ब आई, वॉज। तो यहाँ पर फाउंड का यहाँ पर मतलब क्या है? ढूंढना है, सर्च करना, सीख करना है, या एस्टेब्लिश करना है? यहाँ फाउंड का मतलब है एस्टेब्लिश करना, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिश करना है यहाँ पर मतलब इसका। तो इसकी स्थापना कब हुई? 20 साल पहले हुई। तो दोस्तों आपको पता है बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ। जब फाइंड मतलब जब खोजना होता है, जब खोजना होता है, फाइंड मतलब, तो इसकी 5 फॉर्म होती हैं। क्या? फाइंड। सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों फाउंड। थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों फाउंड, ठीक हो गया। और यहाँ फोर्थ फॉर्म होता है फाइंडिंग, फाइंडिंग। और फिफ्थ फॉर्म होता है फाइंड्स। बार बार लिख रहा हूं कि याद हो जाए। और जब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना होता है। जब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना होता है, ये स्थापना करना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड। फोर्थ फॉर्म होती है फाउंडिंग, और लास्ट फॉर्म रहती है फाउंड्स। अब तो क्लियर है? क्लियर है? तो आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइएगा, यहाँ वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? स्थापना करने वाला फाइंड चाहिए। तो इसकी थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है। तो दोस्तों बी वर्ब के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। अरे ऑर्गेनाइजेशन को खोजोगे ना, ऑर्गेनाइजेशन किसी को थोड़ा ना खोजेगी, स्थापना ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है ना। जब सब्जेक्ट पे काम होता है तो पैसिव वॉइस होती है, दिमाग में बैठाओ। और ये बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फाउंडेड, ये आएगी दोस्तों, ये नहीं आएगी। क्लियर है? तो सही आंसर क्या होगा? वॉज फाउंडेड। अब समझ में आया कैसे एरर आता है? सही आंसर क्या आएगा? वॉज फाउंडेड। अब समझ में आया ना? आप खुद बताओ ना, ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे जा रहे हो, आप कर क्या रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हो। जो ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टेब्लिश करो, ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करो। तो जब आप सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपका सब्जेक्ट है ना, अवर क्या है? आपका एडजेक्टिव। किसकी संस्था? हमारी संस्था। पजेसिव एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की बात तुरंत नाउन होता है। ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हो, नाउन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट पे काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, तो पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी। अब क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे तभी हमारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सच इनइक्वलिटीज, जो ये असमानताएं हैं, सच इनइक्वलिटीज, सच इनइक्वलिटीज कैन बी फाउंड
can be found, such inequalities can be found in the constitutions, in the constitutions, in the constitutions of other countries also, of other countries also, of other countries also. क्लियर, ध्यान से समझना, सच इनइक्वालिटीज, जो ये असमानताएं हैं, कैन बी, दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, कैन के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्या? अब एक बात बताओ, लेकिन जब भी ये बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म आ रही है ना, और पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? ये इनइक्वालिटीज कहाँ, इनइक्वालिटीज फाउंड हो रही, इनइक्वालिटीज पे काम हो रहा है, असमानताएं को ढूंढा जा रहा है, ये खुद पढ़ो ना। सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, ये जो असमानताएं हैं ये पाई जाती हैं जो कंट्रीज के संविधान हैं, जो हमारे कंट्रीज में संविधान बने उनमें भी ये असमानताएं जो हम पक्षपात करते हैं वो भी पाया जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज पाई जाती है, इनइक्वालिटीज पे काम हो रहा है। तो दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर है, और बी के बाद, कैन बी के बाद हमेशा क्या होता है, कैन बी आ गया, और तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम दोस्तों यूज करते हैं। लेकिन अब ये फाउंड कौन सा वाला है, स्थापना वाला है या पाया जाता है सर्च वाला है? दोस्तों स्थापना वाला है या पाया जाता है? ये सर्च वाला है, ये जो है ये पाई जाती है, सर्च की जाती है, सीख की जाती है वाला है। ठीक है, तो आपको पता है जब जब फाइंड मतलब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फाइंड क्या होता है, फाइंड, दूसरा क्या होता है फाउंड, और तीसरा क्या होता है दोस्तों फाउंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, खोजना या सर्च या सीख। सर्च, सर्च मतलब पाई जाती है, खोजी जाती है, खोजना या पाई जाती है। ठीक है, ये एस्टेब्लिश करने वाला फाउंड नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटीज को एस्टेब्लिश नहीं करा जा रहा, कह रहा पाई जाती है, सर्च की जाती है, सीख की जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, क्योंकि कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फाउंड होती है, तो यहाँ पर कैन बी फाउंड तो लिखा है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी दुविधा नहीं है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? बहुत प्यार से आपको ये चीज समझ में आई गई हो गई। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन इसके अच्छे से करे, दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और मैं इसका कराता हूँ जिससे आपका माइंड और अच्छा स्ट्रांग थोड़ा बन जाए। ठीक है, अब देखो, इन अ ग्रुप, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर होते रहोगे। मेरी बात ध्यान समझ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। वर्ब पढ़ लोगे एक बार, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन अ ग्रुप यू मे फाउंड, यू मे फाउंड, किस ग्रुप में? यू मे फाउंड वन और टू पीपुल। मॉडल वर्ब पता है ना आपको क्या होती है? दिमाग में बैठाओ ना, एक बार क्वेश्चन नहीं आ रहा, बार बार आ रहा, बार बार आ रहा है। ठीक है, टू पीपुल who tend to be extremely vocal। दोस्तों जो मे होती है ना, मे, वो वर्ब की कौन सी वो मॉडल वर्ब होती है। मे जो होती है मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने 10 बार आपको बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये देखो, ये फाउंड कौन सा वाला है? इन अ ग्रुप यू मे फाउंड वन और टू पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल। एक ग्रुप में आप पाओगे, पाओगे कह रहा है, सर्च करोगे मतलब पाओगे, सर्च मतलब खोजना, सीख मतलब पाना, है ना? तो सर्च, सर्च और सीक मतलब होता है फाइंड, और दूसरा होता है एस्टेब्लिश। यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का कोई मतलब नहीं आ रहा है। और हमें पता है मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। किसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए? सर्च या सीक की। हमको क्या चाहिए? सर्च या सीक की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सर्च या सीक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सर्च या सीक की फर्स्ट फॉर्म बार बार बताते आ रहा हूँ, फाइंड होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है। ठीक है, जब फाइंड का मतलब सर्च या सीक होता है, और जब क्या होता है? एस्टेब्लिश करना होता है, तो इसकी इस्टेब्लिश करना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, ये दिमाग में बैठ गया होगा। थर्ड क्या होती है? फाउंडेड होती है। तो हमें चाहिए क्या दोस्तों? हमें चाहिए क्या?
मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सर्च या सीक की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सीक या सर्च की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, फाइंड आएगा। तो आप क्या करोगे, मे के बाद क्या लगाओगे दोस्तों, फाइंड लगाओगे। आप क्लियर है, आप क्लियर है, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी सीक की। यहाँ पर फाउंड दे रखा है इसने, एस्टेब्लिश करना नहीं है, मतलब यहाँ पर आप संस्थान कुछ बना नहीं रहे हो, आप कह रहे हो आप पाओगे, आप सीख करोगे, सर्च करोगे, सीख मतलब ढूंढोगे, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब आपको दो चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है, दो चीज यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर दी है। अब दोस्तों अब मैं एक फॉर्म बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक मैं वर्ब के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में भी ऐसी मिलेंगी आपको, सेकंड फॉर्म में भी ऐसी मिलेंगी। ये वर्ब बहुत, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लोगों को पता नहीं होता और वो गलत करते हैं, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आइए यहाँ से करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ब्स, ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। देखो जैसे फर्स्ट की फॉर्म ले लो, सेकंड फॉर्म ले लो, थर्ड फॉर्म ले लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम रहेंगी, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम रहेंगी। फोर्थ में आईएनजी लग जाएगा, फिफ्थ में आपको पता ही है, फिफ्थ में एस लग जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, ये क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। आपने ये सुना है, BROAD, ब्रॉडकास्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण करना, आप ब्रॉडकास्ट कहो, टेलीकास्ट कहो, फोरकास्ट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को आप डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, ठीक है ना, प्रसारण होता है। तो फर्स्ट फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट रहती है, सेकेंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहती है। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ब्रॉडकास्ट की सात तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, ठीक है। फिर टेलीकास्ट मतलब भी सेम होता है, प्रसारण करना, प्रसारित करना, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इसकी भी तीनों फॉर्म सेम रहेंगी, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। और लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म आती है, हैज हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टेलीकास्टेड कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। टेलीकास्ट 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 होती है, टेलीकास्ट 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 हो गई दोस्तों, क्लियर है। और एक होता है सेम फोरकास्ट, फोरकास्ट की भी फॉर्म दोस्तों सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ये पता नहीं होता बच्चों को और गलत करके आते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फोरकास्ट, फोरकास्ट और फोरकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट, फोरकास्ट और फोरकास्ट, क्लियर है। इससे एरर आते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म से इसमें कोई मतलब नहीं है, फोर्थ फॉर्म सब में क्या लगा देना ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, टेलीकास्टिंग, फोरकास्टिंग। फिफ्थ फॉर्म ब्रॉडकास्ट एस लगा देना, टेलीकास्ट एस लगा देना, ठीक है, और फोरकास्ट पे एस लगा देना, क्लियर है। तो इतना आपको समझ में दोस्तों आ रहा होगा अच्छे से। अब हम इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एरर देखिएगा, इससे रिलेटेड एरर देखिएगा। द एमिनेंट, एमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। द आया है, एमिनेंट, एमिनेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन अभी आएगा, एमिनेंट, ठीक है। द एमिनेंट स्पीकर्स, SPEAKERS, द आया है, इसको डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव आया है, ये नाउन आया है, क्लियर है। स्पीकर्स नाउन हो गया। फिर क्या आ रहा है, स्पीच, स्पीकर्स स्पीच, ठीक है। ये पूरा एक सब्जेक्ट हो चुका है, एमिनेंट स्पीकर, एमिनेंट जो स्पीकर है उनकी स्पीच, ठीक है। एमिनेंट स्पीकर स्पीच was broadcasted, broadcasted, BROAD, broadcasted, broadcasted दोस्तों, over all the major stations, क्या ये सही है, ये क्या सही है, ये बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, जो इमिनेंट स्पीकर्स की स्पीच है वो ब्रॉडकास्ट करी गई है ना, इमिनेंट स्पीकर पे काम हो रहा है ना, तो बी वर्ब आई है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। तो ये ब्रॉडकास्ट की तो थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही रहती है, ब्रॉडकास्टेड कैसे लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ लो, आपको पैसिव पहचानना है। एमिनेंट स्पीकर की स्पीच को प्रसारित किया गया, मतलब एमिनेंट स्पीकर सब्जेक्ट पे काम किया गया। ये वॉज बी वर्ब आया, बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैं पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं आपको बताते रह रहा हूँ, बी के बाद हमेशा बी वर्ब कहीं पर भी दिख गई, इज एम आर वॉज वर्ब दिख गई, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और सेंटेंस हमेशा किस में रहता है, पैसिव स्ट्रक्चर में रहता है। पैसिव मतलब जब सब्जेक्ट पे काम हो, पैसिव जब काम सब्जेक्ट करे तब एक्टिव, क्लियर है।
और आपको पता है बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ब्रॉडकास्ट की तो सारी फॉर्म सेम रहती है, तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। क्या आप समझ में आया? तो वॉज ब्रॉडकास्ट होगा, तो इस तरीके से एरर पूछा जाएगा, ठीक है, वॉज ब्रॉडकास्ट होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एरर देखिएगा, इसका एरर देखिएगा दोस्तों, एरर, ठीक है, इट कैन नॉट बी forecasted, it cannot be forecasted how society, it cannot be forecasted how society will emerge emerge generation ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, आप पढ़ो, इट कैन नॉट बी वर्ब आ गई ना, इसके बाद बी वर्ब के बाद क्या, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, ये फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, सब उसको सब्जेक्ट को फोरकास्ट नहीं किया जा रहा। पैसिव वॉइस, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे बी लिखा हो, इज एम आर लिखा हो और पैसिव में काम हो रहा हो, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी की एमर्ज प्रभाव पड़ता है जनरेशन पे, इसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है कि जनरेशन पे कैसे, सोसाइटी की जो जनरेशन है उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कैन नॉट बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखा है, फोरकास्टेड। फोरकास्टेड कभी होता है, नहीं होता। वर्ब फोरकास्टेड की जो फॉर्म होती है, फोरकास्ट मतलब प्रसारित किया जाना चाहिए, फोरकास्ट मतलब होता है प्रसारित, ठीक है, जो टीवी पे दिखाते हैं लाइव टेलीकास्ट, तो ये फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म भी तो फोरकास्ट ही रहेगी, तो दोस्तों फोरकास्ट सही होगा, फोरकास्टेड गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है? अब आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब भी कोई अगर दिक्कत है तो बताइए, अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। अब एक लास्ट वर्ब है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक लास्ट वर्ब है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, उसके बाद मैं सीधा स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका एडवांस वर्ब। यहां पर सारी वर्ब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम एडवांस वर्ब दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट वर्ब जो कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्ले। स्ले का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फर्स्ट फॉर्म होती है स्ले, दूसरी होती है स्ल्यू, तीसरी होती है स्लेन, चौथी होती है स्लेइंग, पांचवी होती है स्लेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू किल समबडी, किसी को मारना। टू किल लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, टू किल समबडी, किसी को मारने को क्या कहते हैं, समबडी। हम क्या कहते हैं किसी को मारने को दोस्तों, किसी को मारने को क्या कहते हैं, आप लोग खुद बताइए, स्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ले कहते हैं। अब एक बात बताओ, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको एरर दिया, ध्यान से समझना, आप बताना क्या गलती है। ही हैज स्लेड, ऐसे पूछा जाता है, ही हैज स्लेड हिज राइवल। अब किसी को पता नहीं होगा तो वो सही करके आएगा कि भैया ईडी फॉर्म लगी है, सही तो है। आपको पता है ना, ही आया, हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ये स्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेन। तो सही क्या होना चाहिए दोस्तों, हैज स्लेन। आपको पता नहीं है तो आप गलत करके आओगे, स्ले की सारी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, हैज स्लेन यहाँ पर सही होगा। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है, अब तो कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। तो ये पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि आपको थोड़ा सा और क्या हो जाए, थोड़ा ये इरेगुलर वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा सुविधा हो जाए। लो एक एरर दिया मैंने आपको, द टिमिड। टिमिड मतलब होता है दब्बू, दब्बू नेचर का, ठीक है, टिमिड जो दब्बू होता है, ठीक है। द टिमिड क्रिएचर, जो टिमिड क्रिएचर है, वॉज ड्राइवन DRIVEN, was driven into a narrow lane where it was slewed, where, अब दिमाग लगाओ, it was, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, it was slewed,
SLEWED दोस्तों, सल्यूट की कोई थर्ड फॉर्म ऐसे होती है ही नहीं। बाय द किडनैपर, बाय द किडनैपर पैसिव वॉइस यूज कराया, वॉज के बाद इट आई वॉज आया, बी वर्ब आई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किडनैपर। सेंटेंस का सेंस समझो, इट द टीमिड क्रिएचर, जो दब्बू क्रिएचर का था, वॉज ड्राइवर इनटू अ नैरो लेन, उसको एक नैरो लेन पे ले गया, पतले से मतलब एक जगह पे ले आया गया और वहां किडनैपर के द्वारा उसको मारा गया। ठीक है, और वहां किडनैपर के द्वारा उसको मारा गया। किसको मारा गया? टीमिड क्रिएचर का जो था, मतलब ये सब्जेक्ट तो टीमिड क्रिएचर है, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, तो बी वर्ब है, इस पे काम होगा तो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस में है। और सल्यूट बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो पता है, क्लियर है। तो वॉज आया है बी वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्ल्यू की। स्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेन होती है, स्ले स्ल्यू स्लेन। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? स्लेन सही आएगा, क्लियर है, स्लेन यहाँ पर सही आएगा। 10 बार मैंने बताया, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मारा जाएगा, उस पे काम होगा, टीमिट उसको मारा जा रहा है, सब्जेक्ट को मारा जा रहा है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, क्लियर है। और जो ये आपका वॉज स्ल्यूड है, वॉज स्ल्यूड है, वो गलत हो जाएगा, ये स्ल्यूड व्ल्यूड कुछ होता ही नहीं है। आपको दिमाग में बैठाना है, फर्स्ट फॉर्म स्ले होती है, सेकंड फॉर्म स्ल्यू होती है, थर्ड फॉर्म स्लेन होती है, समझ रहे हो? फर्स्ट फॉर्म स्ले, सेकंड फॉर्म स्ल्यू, थर्ड फॉर्म स्लेन, फोर्थ फॉर्म तो आपको भैया पता ही होना चाहिए, स्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म स्लेज। अब क्लियर है? अब तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ वर्ब का पूरा हमने पारा जो है निपटा दिया, यहाँ वर्ब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम एडवांस वर्ब दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एडवांस वर्ब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवांस वर्ब, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो एडवांस वर्ब पढ़ेंगे। एडवांस वर्ब दो प्रकार की होंगी, आपको पता है। एडवांस वर्ब, यहां से हम एडवांस वर्ब स्टार्ट करेंगे। तो एक सेकंड रुकिएगा। तो जो एडवांस वर्ब होती है स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जो एडवांस वर्ब होती है मैंने आपको बताया, फाइनाइट और इनफाइनाइट होती है। तो सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये कैसे समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। मैं आपको 4 एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा आई वेंट टू वॉच, आई वेंट टू वॉच, आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए, इससे मैं बताऊंगा फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है। आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, यस्टरडे, क्लियर हो गया। फिर मैंने आपसे कहा he has gone to watch a movie। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों they have gone to they have gone to watch a movie। फिर मैंने आपसे कहा they will go to watch a movie tomorrow, TOMMORROW, tomorrow। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी। देखो दोस्तों, आई यस्टरडे आया तो आई यहाँ पर है, मेन वर्ब क्या है? वेंट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। आपको बताया था मैंने, कोई भी आता है यस्टरडे आ गया, डे बिफोर यस्टरडे, तो सेंटेंस जो होता है सिंपल पास्ट में रहता है। इसके बाद ये भी तो है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब ये भी है, क्लियर है। टू वॉच यहाँ पर भी है दोस्तों, टू वॉच यहाँ पर भी है, टू वॉच दोस्तों यहाँ पर भी है, टू वॉच यहाँ पर भी है। मतलब इस पे कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, चाहे सेंटेंस पास्ट में हो रहा है। और ये देखो ही हैज गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है ना, चेंज हो गया। टू फिर ये है ही हैज गॉन टू वॉच, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट था ये, प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। फिर दे हैव, अब यहाँ पर दे आया, देखो ही था, ही के साथ हैज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अब दे आएगा तो इसके साथ हैव लग गया। फिर ये आ गया गॉन, मतलब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। लेकिन ये टू वॉज तो सेम रहा, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर वेंट आया, यहाँ हैज गॉन आया, यहाँ क्या आया टुमारो वाला, मतलब फ्यूचर का विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। लेकिन इस पे कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। तो दोस्तों ऐसे वर्ब जिस पर ना सब्जेक्ट का ना ही टेंस का असर पड़े तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या कहा, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी क्या होती है दोस्तों, आप बताओ। ऐसी वर्ब जिस पर ना सब्जेक्ट का असर पड़े, ना सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़े, असर लिख लो, असर पड़े, ना टेंस चेंज हो रहा है फिर भी वो चेंज नहीं हो रही, ना टेंस का असर पड़े, ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है, ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पर दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, आप लोग खुद ही बताइएगा। यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो टू वॉच है। यहाँ पर जो टू वॉच आई थी इससे पहले, टू वॉच वो क्या थी, नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट क्या हो गया फिर बताओ, ऐसी वर्ब जिस पे असर पड़े, ये नॉन फाइनाइट, NIT, नॉन फाइनाइट आ गई आपकी। तो दोस्तों फाइनाइट क्या होगी, ऐसी वर्ब जिस पे टेंस का भी असर पड़े और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हुए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब चेंज हो रही है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब चेंज हो रही है। क्लियर है? तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। फाइनाइट तो पता चल गया ना, फाइनाइट आप खुद लिख लोगे, ऐसी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़े, ऐसी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का और टेंस दोनों का असर पड़े, उनको हम फाइनाइट बोलते हैं। समझ रहे हो, फाइनाइट तो आपको पता चल गई। ऐसी वर्ब सब्जेक्ट और टेंस दोनों का असर पड़े, सब्जेक्ट और टेंस दोनों का असर पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। इतना आपको क्लियर हुआ दोस्तों? बताओ अब, जैसे आप खुद बताओ, जैसे हमने यस्टरडे था, यहाँ पर यस्टरडे था, तो सिंपल पास्ट वेंट हो गया कि नहीं हो गया बताओ। टुमारो था मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल गो हो गया दोस्तों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही था, ही हैज आया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड आया। ही था सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसलिए हैज आया, प्लूरल हो गया तो हैव आ गया दोस्तों। क्लियर है ना? तो इनको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर हैज गॉन, हैव गॉन, ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, FV। और ये जो टू वॉच है यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ब हो गई। टू वर्ब है दोस्तों, क्या हो गई, इनफाइनाइट वर्ब हो गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दो वर्ब होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होती है आपको आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है, समझना था। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या, एक बार बताओ। तो इतना तो समझ में आया, फाइनाइट मतलब क्या, सिंपल भाषा में समझेंगे। फाइनाइट मतलब क्या, जो फॉलो करे। फाइनाइट मतलब जो फॉलो करे, किसको फॉलो करेगी, सब्जेक्ट को फॉलो करेगी और टेंस को फॉलो करेगी। क्लियर है? और इनफाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट वर्ब मतलब क्या, इनफाइनाइट मतलब क्या, जो डज नॉट फॉलो करे, फॉलो ना करे। किसको फॉलो नहीं करेगी, डज नॉट फॉलो, जो दोस्तों फॉलो नहीं करती। क्लियर है? किसको फॉलो नहीं करती, ना सब्जेक्ट को और ना टेंस को, इनको फॉलो ना करें। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर हम फाइनाइट वर्ब करेंगे। पहले देखो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, आइए जानते हैं। पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इन्फिनेटिव। क्या पढ़नी है दोस्तों, इन्फिनेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, जीरंड। सेकंड जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जीरंड। थर्ड हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टिसिपल्स। क्लियर है? तो दोस्तों इन्फिनेटिव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जीरंड मतलब जब वर्ब में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो उसको जीरंड कहते हैं, और ये नाउन की तरह भी काम करता है, इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम करता है ना। और पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, पार्टिसिपल किन किन चीजों से बनता है दिमाग में रखना, पार्टिसिपल्स बाद में पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, अब जीरंड को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जीरंड पढ़ेंगे और पार्टिसिपल भी पढ़ेंगे, कैसे इसको कहेंगे कैसे इसको कहेंगे, हर एक चीज क्लियर करूंगा मैं, क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, और हैविंग के साथ HAVING, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, क्लियर है। कैसे क्या यूज होता है हम सब बताएंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे इन्फिनिटिव दोस्तों, स्टार्ट हम क्या करने जाएंगे, इन्फिनिटिव से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इन्फिनेटिव बताने जा रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको इन्फिनेटिव के बारे में हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इन्फिनेटिव हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे चीज अपने जाएंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव को हम आज क्लियर करने की सोचेंगे, ठीक है। आइए करेंगे चैप्टर को स्टार्ट, मतलब एडवांस वर्क का इन्फिनेटिव हम करेंगे स्टार्ट। तो ध्यान से समझना दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इन्फिनेटिव, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव, INFINITIV। इन्फिनेटिव भी दो प्रकार का होता है, इन्फिनेटिव भी दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो कि टू के साथ आता है, INFINITIV। जो टू इन्फिनेटिव होता है इसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। फुल इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको फुल इन्फिनेटिव। एक होता है बेयर, बेयर मतलब होता है नंगा भी वैसे कहते हैं, मतलब जो बिना किसी चीज के होता है, बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू के जो होगा, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बेयर मतलब होता है बिना, विदाउट, बेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, विदाउट, क्लियर होता है। जो बिना टू के होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। जो टू के साथ होगा उसको क्या कहेंगे, फुल इन्फिनेटिव, क्या कहेंगे, फुल इन्फिनेटिव। असल में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नाउन की तरह भी काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको इन्फिनेटिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिखाने जा रहा हूं दोस्तों, फुल इन्फिनेटिव के। मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन इंटरेस्ट से पढ़ना, ठीक है। ऐसा कुछ भी अभी तक रॉकेट साइंस नहीं चली है जो कि समझ में ना आए। फुल इन्फिनेटिव हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। फुल इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है। टू प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए इसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों। तो नाउन का रोल क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होना। तो इसका भी यूज क्या होता है, यूज एज एन सब्जेक्ट, यूज एज अ सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट की तरह नाउन यूज होता है, तो टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी नाउन की तरह यूज होगी, सब्जेक्ट की तरह यूज होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, टू वॉक, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। समझ रहे हो मेरी बात को, अभी समझाता हूं। एक्सरसाइज दोस्तों, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अभी मैंने बताया टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है दोस्तों, है ना। और आपको एक बात और बताऊं, प्रीपोजिशन जो होती है, देखो टू प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है 100% नाउन या प्रोनाउन होता है। ये बात भी दिमाग में लगा लेना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउन आता है। आर्टिकल के बाद ए एन दा के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है दोस्तों, क्लियर है। तो आप ये समझो नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये आप समझो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन की तरह ट्रीट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जो जो फंक्शन नाउन के होंगे वो फंक्शन इन्फिनेटिव के होंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, टू वॉक पूरा एक अपने में सब्जेक्ट हो गया, टू वॉक पूरा सब्जेक्ट हो गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इन्फिनेटिव है। अरे क्या गुड एक्सरसाइज है, चलना, टू वॉक चलना, टू वॉक एक गुड एक्सरसाइज, चलना एक, इसका मतलब पूरा चलना है, वॉकिंग है इसका मतलब, वॉकिंग जो है गुड एक्सरसाइज, क्लियर है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। फिर क्या है, ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपका नाउन है, गुड आपका एडजेक्टिव है, क्लियर है। आर्टिकल ए आ गया, ए के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, आ गया नाउन, लेकिन नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता सकता है, क्लियर है कि नहीं है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये जो टू इन्फिनेटिव है सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया टू स्विम, देखो जैसे मैंने कहा टू स्विम
वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। टू स्विम इज अ गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ लिख लो, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, HEALTH। अब एक बात बताओ, टू आया है, स्विम आया है, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना, नाउन भी सब्जेक्ट की तरह होता है, तो ये अपने में इन्फिनेटिव नाउन ही है। जो काम नाउन का होता है वो काम इन्फिनेटिव का है, सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है। टू स्विम सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब स्विम करना एक गुड है हेल्थ के लिए, तो सिंगुलर वर्ब आई है, क्या है, गुड है, अच्छा है, किसके लिए, हेल्थ के लिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया। ठीक है, ये बता रहा है कैसा है, अच्छा है, क्या करना, स्विमिंग करना। क्लियर है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हमने इन्फिनेटिव को कैसे यूज कर दिया सब्जेक्ट की तरह, आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप देखेंगे इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, यूज एज अ ऑब्जेक्ट, यूज एज अ ऑब्जेक्ट, किसको यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया, अब ऑब्जेक्ट की तरह हम कैसे यूज करेंगे। क्यों हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन ही है, जो फंक्शन नाउन के होंगे वो इन्फिनेटिव के होंगे। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ध्यान से समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है, जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो आ गया। क्लियर है दोस्तों, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये अभी ऑब्जेक्ट है, आई आया था सब्जेक्ट, वर्ब आई है दोस्तों, वॉन्ट वर्ब है। ठीक है, टू गो यहाँ पर क्या है, वॉन्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो दोस्तों क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अभी इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कहने का मतलब है जो काम नाउन का होता है वो सेम काम इन्फिनेटिव का होता है। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट आया है दोस्तों, टू के बाद हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आई वॉन्ट टू स्पीक आ गया। क्लियर है, आई वॉन्ट टू स्पीक आ गया। क्लियर है दोस्तों, इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखो आई वॉन्ट, आई आया, फिर वर्ब आ गई वॉन्ट, फिर क्या आया, टू स्पीक, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट है क्या आपका, ये इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कह दिया सी लव्स टू प्ले, मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कैसे कर रहे हैं। सी लव्स टू प्ले, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्ले मतलब खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लग जाएगा तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा तो नाउन की तरह काम करेगा, नाउन की तरह अभी क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों, अभी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, सी आएगा दोस्तों, ये लव्स आएगा, सी लव्स आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर वर्ब। क्लियर है, क्या प्यार, क्या क्या पसंद है उसको, खेलना पसंद है। क्लियर है, तो टू प्ले यहाँ पर इन्फिनेटिव है, नाउन है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको, अब दोस्तों वैसे आज के लिए ना इतना होगा, इतना आप लोग समझना कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज करा है, इन्फिनेटिव को किसकी तरह यूज किया है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, इसके बाद इन्फिनेटिव का कल से करेंगे। ठीक है, कल क्या है, देखो हमने स्टार्ट कर दिया है, आज आज हमने ये स्टार्ट कर दिया, कल हम एडवांस वर्ब, जीरेंट विरेंट सब कल खत्म कर देंगे, तो वर्ब का लगभग लगभग कल हम इसको निपटा देंगे। ठीक है, कल हमारा वर्ब निपट जाएगा, आज ये स्टार्ट हो, आज ये खत्म हो जो गया है तुम्हारा बेसिक चीज, कल हम वर्ब निपटा देंगे। क्लियर है ना, तो ध्यान से समझना, इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा मैंने बताया, कैसे सब्जेक्ट की तरह हम काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इन्फिनेटिव की बाकी बातें हम कल बताएंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, फिर लंबा हो जाएगा सेशन काफी।